राम राम साथियों। डामा से विजय सिंह बेनीवाल चुनावी समर का आनंद लेते हुए आज मेरे साथ है पूर्व अध्यापक संदीप सहू। ये भी मेरी तरह संगरिया रहते हैं और गांव में चुनाव का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत अनुभवी आदमी है। इनको आगे पीछे का इतिहास बहुत बढ़िया पता है और ये खरे बात को खरा कहने में सक्षम आदमियों में मैं इनको मानता हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि गांव का विकास, गांव की आवश्यकताएं और गांव किस ओर प्रगति कर रहा है, इस बारे में चर्चा करते हैं। संदीप जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ के लिए आए। आपका भी धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि जो भी आपने अब तक के पीछे के सरपंचों के कार्यकाल देखे हैं और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है आपका, अलग अलग कार्यकाल देखे हैं, उनमें आप किसका कार्यकाल बढ़िया मानते हैं और उसमें क्या क्या प्रगति जो हुई है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, एनालिसिस तो किसी बात का ज़्यादा न करें, हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि पहले जो कुछ विकास या विकास के नाम से जो कुछ भी हुआ है जी, लोकतंत्र में, जितना जिन गांवों को बजट आता है और जिस जिस स्पीड से, जिस गति से विकास होना चाहिए उस हिसाब से होता रहा है। और हमारे गांव का ये सौभाग्य ही रहा है, काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा इलाका है हमारे गांव का। हाँ, 7656 वोट है हमारे गांव में। हाँ, काफी और पंचायत समिति का सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव है। और इस लिहाज से जब से देश आज़ाद हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते जब से लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है गांव के, जिन गणमान्य व्यक्तियों ने जी, सरपंच रूपी ये सत्ता संभाली है, उन्होंने विकास के कार्य में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी है। हो सकता है कोई बजट या कोई अन्य विधान, ये सब बातें चलती रहती नहीं, मैंने सुना है कि बजट तो पहले तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस सेशन में बजट भी लैप्स होकर गांव से गया है। ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये डाबा के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि राज्य सरकार से कोई बजट आता है देखिए, और उसमें जनप्रतिनिधि और विपक्ष एक नहीं, दोनों पक्ष दोषी होते हैं उसके। आपकी बात अपनी जगह हो सकता है, आप सोचते हो, आपका नजरिया है। जो प्रशासन सोचता है वो ये है कि बजट अलॉट जहाँ तक होता है वो सारा लैप्स या ऐसी कोई कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भी गांव में ऐसी बातें हैं और बहुत से नगर पालिका, नगर निगम, सब में होता है ऐसा। इसमें कोई पूर्व सरपंच या किसी का ऐसा कहें तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात है, ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता ये। जहाँ तक बजट की बात है, ये प्रशासनिक बातें ये होती है कि अलॉट कितना हुआ है और किस ईयर में किस मद में हुआ है। अगर वो मद पहले से पूरा है, मान लो सड़क, टाइल, चौके या कोई भी चीज़ है, वो जहाँ तक संपूर्ण रूप से गांव में लगने लायक जगह नहीं है तो ज़बरदस्ती तो वहाँ लगाया नहीं जा सकता। क्या करेंगे सरपंच साहब भी, क्या करेंगे इसमें। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक अपने आर्थिक पक्ष किसी का भी हम रखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वहाँ से समुचित मात्रा में उतनी राशि आवंटित वास्तव में हो चुकी थी। अगर हो चुकी थी तो यहाँ क्या पोजीशन थी, रिकॉर्ड क्या करता है, ये सब बातें हैं। अच्छा, अब चुनाव की ओर अपना रुख करते हैं हाँ बजट जी, को छोड़ के। हाँ जी। अब जो मूल चुनाव हो रहे हैं उनमें एक नया कैंडिडेट और एक अनुभवी कैंडिडेट के बीच चुनाव है। बिल्कुल। तो आप नए कैंडिडेट और पुराने जो बहुत लंबे समय रहे हैं राजनीतिक खिलाड़ी हैं, 3 बार सरपंच रह चुके हैं, इन दोनों में आप क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तुलना अगर आप करेंगे जी, तो किसी न किसी रूप में ये बात वाजिब है कि मनीराम जी सो अपनी जगह एक अनुभवी और अच्छे कुशल राजनीतिक, इस गांव के लिहाज से नहीं, इलाके के लिहाज से भी हैं, ये बात माननी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट दूसरी पार्टी अभी भी है, सिमरनजीत कौर हाँ, है, वो हैं, तो वो उनका परिदृश्य हाँ, पीछे का राजनीतिक नहीं है। नहीं है, परंतु वो परिवार भी संपन्न और किसी न किसी रूप में गांव से जुड़ा हुआ रहा है। मजबूत, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मजबूत है अपनी जगह। दोनों की अगर आप
वोटों के लिहाज से या किसी भी अन्य लिहाज से तुलना करें तो सामाजिक दृष्टि से दोनों ही परिवार गांव में अच्छा जुड़ाव रखते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। हालांकि मनराम जी से पहले सरपंच या जो भी मामला ऐसा हम कहें कि कोई परिवार, तो उनके परिवार से कोई ज्यादा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वो अपनी योग्यता होती है, कोई भी आदमी अपनी योग्यता के अनुसार अगर निकल के आता, आज से 35-40 साल पहले अगर ये पढ़े लिखे नवयुवा थे, उस समय भी एक नवयुवक के रूप में ये गांव में आए और इन्होंने अपने आप को गांव में जिस तरह से पेश किया कि हाँ ठीक है, इतने सालों तक इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनमें 3 बार सरपंच भी रहे हैं, मान लो एक बार इनकी धर्मपत्नी रही है और 2 बार ये स्वयं रहे हैं मनराम जी। तो कार्यकाल इनका नो डाउट बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इनका जुड़ाव भी रहा है। अब बात आती है, यही बात युवा पीढ़ी के हिसाब से जो कैंडिडेट हैं इनके प्रतिद्वंदी सामने रमन जी की, तो रमन जी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, स्ट्रांग है, ठीक है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। देखो इस मामले में ऐसा होता है कि युवा लोग जो होते हैं, उस समय के जो युवा लोग थे उन्होंने मनराम जी को प्रायोजित करके आगे, और तत्कालीन जो बुजुर्ग थे उस समय उनको हो सकता है नकार के और चाहा कि ये बने, तो वो बन गए। अब जो मौजूदा युवा पीढ़ी है वो ये चाहती है कि रमन जी आगे आए और गांव की सेवा करें, और जोश भी है। जहाँ तक इन दिनों में जितना गांव में इधर उधर हम गए हैं, उठते बैठते हैं, तो खेती बाड़ी है, 10 कोई मजदूर है और हर जगह जितना बैठना है, जिनसे मिलते हैं, लोगों का जो रुझान या लोग जो बात कहते हैं उनमें ये हम जाहिर नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बात की बात है। परंतु जो लोग और जो पब्लिक कह रही है वो ज्यादा युवा को, ठीक है, मनराम जी के बारे में भी उनका ये स्टेटमेंट होता है कि बहुत अच्छे कार्यकाल रहे हैं उनके, नो डाउट वो बहुत अच्छे राजनेता भी है गांव के लिहाज से। गांव में कोई भी समस्या उसको टैकल करने में, उसको हल करने में मनराम जी का एक अच्छा सिस्टम रहा है, चाहे वो किसी भी तरह करें। लेकिन युवा लोगों का दिलचस्पी लेना राजनीति में, इस चीज को बुजुर्ग और जो गांव के जो पुरानी लॉबी है वो नकार नहीं सकती। युवा लोग आगे आ रहे हैं और युवा चाहते हैं। अकेले रमन की बात नहीं है, मान लो रमन जी आज से 10 साल बाद, मान लो रमन और ये जो पीढ़ी है 20 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाए, हो सकता है तब कोई नई युवा फिर आ जाएगी, नई युवा और आना भी चाहिए। परिवर्तन देखो नियम है, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस चीज को मानते हुए हमें जो राजनीति अकेली नहीं, सामाजिक राजनीतिक सभी रूपों में परिवर्तन चलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील है ये चीज। और इसके चलते अगर वर्तमान चुनाव में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान चुनाव में रमन जी जीत जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा पहले से चली आ रही है वो भी अच्छी है, ये भी अच्छे हैं। लेकिन हो सकता है अब जो युवा पीढ़ी चाहती है, युवाओं का जो इन चुनावों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो देखा है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि हाँ कड़ी टक्कर है। और चुनावों के बाद कोई भी कैंडिडेट जीते, आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो गांव में होने वाले हैं, मुख्य रूप से भी ये प्राथमिकता से होने चाहिए, वो क्या काम होने चाहिए? बहुत सारे। अब चूंकि मैं तो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति ली है मैंने, और उसके चलते जितना मुझे गांव के बारे में और अपने इलाके के अब आपने शिक्षा की बात की तो मैं बीच में एक प्रश्न और टोकूं। शिक्षा के लिहाज से हमारे गांव को इंग्लिश मीडियम स्कूल राज्य सरकार ने दिया था ढाबा को, बिल्कुल जो रातों रात राजनीतिक परिदृश्य चेंज होते हुए किन्हीं कारणों से रातों रात बदल गया। और इसकी आवाज वालों ने, हम संग्रह की आवाज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, गाँव हम लोगों ने भी रातों रात एक प्रयास किया, लेकिन हमारी बात चली नहीं, और वो राजनीतिक परिदृश्य बदलते हुए वो रातों रात रतनपुरा चला गया। इसमें गांव के लोगों को आप क्या दोषी मानते हैं, जो मोतबर लोग हैं? बिल्कुल, ये बात उस समय भी हुई थी, और रतनपुरा जब आज धरना लगा हुआ है वहाँ, वो चाहते नहीं है स्कूल, आप देखिए मजे की बात। जी, ये बात हमारा गांव चाहता है, जिनको मिला नहीं, मिल गया था, लेकिन बदलवा दिया गया, बदलवा दिया गया। अब सुनिए बात, उसमें एक बात आई थी, तब मैंने भी एक बात रखी थी, मैंने कहा जी
गांव के मोजीज लोग कहीं भी कोई बात होती है, अवांछित अपराधी तत्व या कोई भी घटना होती है, उस समय तो तुरंत पहुंच जाते हैं। बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं मेरे सेवा में रहते हुए इसी गांव में भी कार्यरत रहा हूँ, दामा स्टेशन पे भी मैं कार्यरत रहा हूँ। तब भी मैंने महसूस किया कि गांव में कोई भी घटना होती है तब तो ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, और अच्छे काम के लिए और कोई उस भी अच्छे नहीं काम मिला। के लिए वहां कोई नहीं बोला। स्कूल में चाहे हार का मामला था, चार दीवारी का मामला था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता है सबको कि क्या कब कैसे क्या काम होते हैं। अब इस सारे मामले में अगर हम मिल के सारे किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं समझता मैं। नहीं, जनप्रतिनिधि मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैंने गांव के मुख्य लोगों को तत्काल सूचना दी थी कि ये आज रात अच्छी बात है, आप लिस्ट अच्छी बात है। बदलने वाले है हाँ। और आप प्रयास करें। लेकिन उन्होंने प्रयास करने के बाद में वो सो गए कि ठीक है, हो गया, अपना क्या लेता है। उन्होंने कोई राजनीतिक दबाव या कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। इस बात का मुझे यही तो बात है, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सभी तक ये संदेश जाना चाहिए। ये हमारा माइनस पॉइंट है। हमारे गांव में हम सब मिलकर के उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, मैंने इसके बारे में सोचते नहीं है। मैंने गांव के कुछ लोगों को सीबीओ और बीडीओ को कॉल करवाई थी कि आप इस लिस्ट को बदल मत देना। उसके बावजूद उन्होंने रात को लिस्ट बदल दी। सीबीओ साहब को मैंने भी निवेदन किया था, पर उन्होंने कहा जी कोई कोई आए, कोई इंटरेस्ट ले, और जिनको अलॉट हुआ है या ऊपर से कोई आदेश हो, हम मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी अमला अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन हमारे गांव का नुमाइंदा या हमारे गांव के लोग वहां तक पहुंचे और बात उठाए। बात गांव के किसी लोगों ने नहीं उठाई। इस बात का मुझे दुख है और दुख रहेगा कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल हमारा गांव में आया हुआ वापस चला गया। ये एक अलग विषय। अब रह गई सरपंची के इलेक्शन होने के बाद में कोई क्या करता है क्या नहीं करता। पहले भी यही हाल रहा है कि गांव में बहुत सारे काम जो है पेंडिंग रह जाते हैं, 5 साल पता नहीं कब निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और गांव में काम बहुत सारे हैं, ऐसे काम जो होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे जो जलाशय हैं, जिनको जोड़े कहते हैं, जी, उनके किनारे अतिक्रमण, ये बड़ी कल फेसबुक पे पोस्ट लगी थी। ग्रामवासियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी साथी ने पोस्ट लगाई थी और कहा था कि सारण नाम से जो शरण वाला जो जोड़ा है, उसके इर्द गिर्द मिट्टी डाल के कब्जा कर दिया गया है। और गांव के मौजूदा लोग चुनाव में घूमते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस ओर नजर उठा के देखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो सब वोटों के दबाव में दब रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांव में 9 जोड़े थे, जिनमें रिकॉर्ड में अभी देखने में अगर गूगल मैप पे देखोगे तो शायद 6 जोड़े भी मुश्किल से दिखाई देते हैं। बाकी सब कब्जा हो गए, लुप्त प्राय हो गए। मैं कब्जे का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला। वो तत्कालीन उस समय के चाहे कोई मैं आपसे उपेक्षा करता हूँ। मैं एक बात बता दूं, जो ये बात नहीं कह सकते, मैं उन लोगों के लिए कह दूं कि उनको शुगर की बीमारी है, जो कड़वी बात नहीं कह सकते। नहीं, इसलिए देखिए, आप इस बात को, इस तथ्य को मानिए कि गांव में अगर ये बातें उठेंगी तो उनको सोचना पड़ेगा नए सिरे से कि गांव की जनता जागरूक होगी। तत्कालीन 40 साल पहले लोग, हो सकता है गांव की बहुसंख्यक आबादी अनपढ़ थी, कुछ ही चंद लोग पढ़े लिखे थे, और वो अगर सही बात कहते हैं तो उनकी हो सकता है नहीं माने। अब जो युवा पीढ़ी है वो तुरंत इस बात को, गलत बात को काट देती है। और बड़ी खुशी की बात है, युवा जितने भी हैं वो तुरंत रिएक्शन देते हैं। कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है किसी बात का। फिजिक्स का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत समाज में प्राय नहीं, अब ज्यादातर देखने को मिल रहा है। उसका पॉजिटिव, सकारात्मक नतीजा ये होगा कि चाहे कोई जीते, सरपंच चाहे कोई जीते, राम जी जीते, चाहे रमन जी की पार्टी जीते, कोई जीते जी, लेकिन कॉमन रूप से दोनों को इस बात को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि अगर आप कॉमन, सामान्य, जन सामान्य का कार्य प्राथमिकता से नहीं करेंगे तो लोगों के लिए आप लोगों के कोप का भाजन बनेंगे, लोगों की नजरों में आएंगे, और ये आपका माइनस पॉइंट होगा आइंदा के लिए, हमेशा के लिए। अब एक बात और बता दीजिए, फिर हम अपनी वार्ता को विराम देंगे, कि आप गांव के समस्त वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताएं। वोटर, वैसे तो संदेश सकारात्मक रूप से दिया जाए तो अच्छी बात है कि लोगों को अगर परिवर्तन अच्छा लगता है तो परिवर्तन के हिसाब से सकारात्मक की बात करेंगे। मेरा इतने दिनों में ये देखना और मानना है कि गांव में भाईचारा जबरदस्त है।
कहीं कोई मन में किसी के लेस मात्र भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुर्भावना चुनाव नहीं आते है। जाते रहते हैं, देखो चुनाव सब एक बात दूसरे से है। बड़े हाँ, बढ़िया सहचार से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई किसी के, चाहे गुट में हो, पार्टी में हो, किसी क्षेत्र में कहीं कोई भी हो, लेकिन जो गांव का भाईचारा है ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सभी को, वोटर को तो यही है, एक तो पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान अवश्य कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए एक अच्छे के लिए, एक अच्छे रूप में। जहां आपको अच्छा लगता है वहां वोट दीजिए, लेकिन आप पहले सोचिए, ये नहीं कि 10 आदमी आपको आके कहें कि लालच दें, ऐसा कुछ नहीं। जो ये कुछ चीजें चुनाव में होती है आपको भी पता ही है, पीछे के कामों को गिनाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है और बहुत सारी चीजें बढ़ती है, कहीं कुछ कोई शराब पैसा जो भी है। अगर थोड़ा सा हम जागरूक रहेंगे तो किसी भी लालचवश होके नहीं, आप अपने दिमाग से, विवेक से सोचते हुए आप वोट कीजिए और अच्छी तरह ये लोकतंत्र का जो हमारा उत्सव है इसको सफल बनाएं, ताकि सरपंच, गांव का नुमाइंदा, जो जनप्रतिनिधि हमारा है, वो हमें खुशी होगी, हमने जागरूक रहते हुए वोट किया तब खुशी होगी। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है साथियों, जल्द ही अगली कड़ी में मिलते हैं अगले साथी के साथ। धन्यवाद।